हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग क्लास 10th पीवाईक्यू की सीरीज में सेट नंबर 32(1) का सेक्शन सी कवर करेंगे। तो 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कह रहा है कि आपके पास में पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये अपन पैरेललोग्राम बना लेते हैं, कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये क्या करता है? सर्कम स्क्राइब करता है सर्कल को, यानी कि एक सर्कल बनाता है अपने अंदर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से सर्कल बना लिया हम लोगों ने, ये बना लिया। इसको कुछ नाम देते हैं, ए बी सी एंड डी। तो प्रूफ ये करना है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक रोम्बस है। तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, अपने को ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से प्रूफ देखते हैं कैसे करने वाले। प्रूफ करने से पहले जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इनको कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, अपने पास में एक रिजल्ट होता है कि अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है। मींस ए पी इक्वल किसको हो जाएगा? ए एस की, है ना। मैं यहाँ से कुछ रिजल्ट लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो डी एस है आपका, डी एस इक्वल हो जाएगा किसके? यू इक्वल हो जाएगा डी आर के। चलेगा, डी एस इक्वल हो जाएगा डी आर के। ऐसे ही ए एस इक्वल हो जाएगा ए पी के। ए एस किसके इक्वल हो जाएगा? ए पी के। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? सी क्यू इक्वल हो जाएगा आपका सी आर के। ऐसे ही बी क्यू इक्वल हो जाएगा आपका बी बी के। रीजन क्या होगा इन सबका? रीजन सेम है कि आप ये जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इनसे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, इनकी जो लेंथ है वो कैसी होगी? इक्वल होगी। मैं यहाँ पर रीजन भी लिख के देता हूँ कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, an external point to a to a circle are equal। ठीक है, ये रिजल्ट अपने को पता होता है। तो यहाँ से अपन ने ये काम कर लिया। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए। आप जैसे ऐड करते हैं, इसको आप 1 मान लीजिए। ठीक है, ऐसे ही इसको आप 2 मान लीजिए, रिजल्ट 3 और रिजल्ट 4। एडिंग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एडिंग 1 2 3 एंड प्लस 4। ठीक है, ये रिजल्ट मैं ऐड करता हूँ। यहाँ से होगा क्या? डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू डी आर प्लस ए पी प्लस सी आर प्लस बी बी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस, ये पूरा बन जाएगा आपका ए डी है। आप अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा ए डी। प्लस ऐसे ही सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू ये रहा और बी क्यू ये रहा, इसको आप ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा बी सी। ये बन गया आपका बी सी इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर आ जाइए आप तो डी आर प्लस यहाँ पर है सी आर, यानी कि डी आर और ये सी आर, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो डी सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी सी बन जाएगा। इसको अगर आप मर्ज करते हैं तो दैट इज डी सी। अब इन दोनों को मर्ज करते हैं तो देखिए क्या बनेगा? ए पी प्लस पी बी, ए पी और ये रहा पी बी, तो दैट इज ए बी। यहाँ से क्या बन गया आपका? ए बी बन गया। अब ये है क्या कि आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एबीसीडी क्या है? आपका पैरेललोग्राम। अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो क्या इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी? पैरेललोग्राम के बारे में यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सिंस ABCD is a parallelogram, so this implies AB बराबर CD and AD बराबर BC। ये रिजल्ट अपने पास होता है। तो यहाँ से AD और BC ये दोनों कैसे हैं? यहाँ से अगर आप देखेंगे AD और BC दोनों इक्वल है। किसी एक को होल्ड कर लो और एक को ट्वाइस कर दो, भाई दोनों सेम है, मैं ट्वाइस कर सकता हूँ किसी एक को, तो ट्वाइस ऑफ AD कर लेंगे, इक्वल। ऐसे ही सिमिलरली DC और AB ये भी दोनों कैसे हैं? इक्वल है, DC और AB। इसमें से भी किसी एक को हटा दो तो दूसरा ट्वाइस हो जाएगा उसका, ट्वाइस ऑफ DC। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया? AD इक्वल टू DC। ठीक है, इसको कुछ मान लेते हैं। यहाँ 4 तक चले थे, इसको हम लोग रिजल्ट 5 मान लेते हैं। तो ये जो रिजल्ट 5 है और यहाँ से मान लेते हैं रिजल्ट 6। ये जो AD इक्वल टू DC आया और ये ऑलरेडी अपोजिट साइड अपनी इक्वल थी बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आप 5 और 6 को मर्ज करते हैं, यहाँ से देखेंगे कि जो AD है ये DC के इक्वल, AD जो है वो DC के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपस में चारों साइड्स कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ये इंटरलिंक कर देगा, ये सबको
बराबर कर देगा। तो फ्रॉम 5 and 6 ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। अगर ये चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गई, दैट मीन्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, और यही रिजल्ट अपने को चाहिए था, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से ये रोम्बस प्रूफ हो गया। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, 26 का बी पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से प्लॉट किया गया है टू अ सर्कल, एक सर्कल पर, इट्स सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर के थ्रू समझाता हूँ ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, लेट्स से दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पर, लेट्स से दिस इज ए। ठीक है, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, टू टेंजेंट्स, तो आप टू टेंजेंट यहाँ से प्लॉट कर लीजिए, ये एक, और यहाँ से मैंने ये दूसरा टेंजेंट यहाँ पर प्लॉट कर, इसको नाम दे देते हैं कुछ, लेट्स से दिस इज ई एंड क्यू। ठीक है, तो दो टेंजेंट्स यहाँ से प्लॉट किए गए हैं एंड सप्लीमेंट्री बोल रहा है ये जो एंगल है ना, यहाँ से देखिए प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एक तो एंगल अपने पास में ये मिल गया, इसको कुछ हम मान लीजिए, लेट्स से दिस इज एक्स। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक्स मान लिया ना। ये जो एंगल है सप्लीमेंट्री है किसके साथ में? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये सेंटर के साथ में कितना, जो भी एंगल बनाएगा, जो भी एंगल बनाएगा, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री प्रूफ करने, इसको आप कुछ वाई मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए? वाई मान लीजिए। सप्लीमेंट्री इन द सेंस कि आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, आई होप कि क्या प्रूफ करना है ये समझ में आया। ठीक है, तो प्रूफिंग देखते हैं यहाँ से। प्रूफ क्या होगा कि अगर आप देखेंगे तो ये जो ओ पी ए क्यू है ये क्वाड्रिलेटरल बनता नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे सिंस ओ पी ए क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया। और जैसे ही क्वाड्रिलेटरल बन गया तो आपको पता है कि इन चारों एंगल का सम कितना होगा? ये एंगल है आपका, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन चारों एंगल का सम कितना होगा? दैट इज 180, ओ सॉरी 360, है ना। तो वही रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एंगल तो ये एक्स हो गया और ये वाई, पहले तो मैं इनको ऐसे ही लिख लेता हूँ और इनके नाम में लिख देता हूँ ओ पी ए प्लस एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ क्यू ए। ये रिजल्ट मैंने यहाँ से लिखा, दैट इज 360। ठीक है, ये अपन जानते हैं। अभी है क्या कि अगर आप ये देखेंगे ये टेंजेंट्स है, तो ये रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगा? रेडियस के साथ ये जो टेंजेंट्स है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये जो एंगल है ना, ये रेडियस के साथ ही देखा गया है ना, ये ओपी क्यू क्या है? रेडियस के साथ ही बना एंगल था, कितना होगा? 90 होगा। सिमिलरली ये भी आपका ओ क्यू ए, ये भी रेडियस के साथ ही तो एंगल बना रहा है टेंजेंट, दैट इज ऑल्सो 90। तो ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, इक्वल टू 360, और यहाँ से अपन एक्स प्लस वाई तो लिखेंगे, तो एक्स प्लस वाई ये 180 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट इज ऑल्सो 180। ये तो प्रूफ हो गया भाई, एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 180, और यही प्रूफ करना था, सप्लीमेंट है ना, तो अपना रिजल्ट यहाँ से आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 27 देखिए क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट दिस, है ना, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है। तो एलएचएस लेकर के चलते हैं यहाँ से। एलएचएस यहाँ पर आप देखेंगे तो टेन और कॉट दे रखा है और इस तरफ साइन और साइन दे रखा है, साइन में ही रिजल्ट है। तो आप क्या कीजिए, इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिए, तो 1 + 1, और 10 को आप लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, क्योंकि स्क्वायर लगा तो मैं स्क्वायर भी लगा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट है। ठीक है, ब्रैकेट 1 + 1 अपॉन, सिमिलरली कॉट को भी अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट अपन जानते हैं। होगा क्या, 1 + इस कॉस स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से 1 प्लस सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में
कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, दैट इज 1, आइडेंटिटी है, ये रिजल्ट अपने को पता है, यहाँ से 1 इंटू 1 वो तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये तो होल्ड करते हैं, बट यहाँ पर कॉस नहीं चाहिए हमें, दोनों तरफ क्या चाहिए, साइन ही चाहिए, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, या आप यहाँ पर कहीं लिख दीजिएगा सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से सारी आपकी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है, ये हो गया यहाँ से, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दी, तो दैट इज 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और ये पावर 2, यहाँ पर भी पावर 2, ये पावर 4 हो जाएगी, साइन की पावर 4 थीटा, और यही रिजल्ट अपने को चाहिए था जो कि प्रूफ हो चुका है ना, तो LHS बराबर RHS ये लास्ट में अपन लिख देंगे, ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास में आ गया। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है इसका, बी पार्ट कह रहा है ये भी आपको प्रूफ करना है ना, LHS इक्वल टू RHS यहाँ पर भी आपको शो करना है, तो इसको भी अपन देखते हैं, LHS लेकर के चलते हैं यहाँ से, ठीक है, LHS आप इसमें ना डायरेक्ट एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी तरफ से मिल जाएगा रूट 1 प्लस कॉसेक थीटा, और यहाँ से मिल जाएगा रूट कॉसेक थीटा माइनस का 1, ठीक है, तो रूट कॉसेक थीटा प्लस वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, इस वाले से ना, सेम सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट कॉसेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे सेम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, तो ये जो बचेगा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसके न्यूमरेटर सेम है दोनों, तो क्या हो जाएगा, रूट कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर रहता है यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ए बी, और ये a माइनस बी लिखा हुआ है, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करोगे वो तो 1 ही रहने वाला है, अब है क्या अपने पास में रिजल्ट होता है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को होल्ड करो और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये लिख सकते हैं, तो इस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ काम कर जाएगा ये, तो ये तो 1 से 1 पहले तो कैंसिल आउट कर, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2 कॉसेक थीटा, ठीक है, स्क्वायर रूट और इसकी जगह लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 कॉसेक थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में मिल जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट अपने को सेक में चाहिए तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो ये साइन लिख दिया, इंटू है ये भाई, ठीक है, और कॉट को लिख सकते हैं अपन कॉस अपॉन साइन, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला साइन था वो तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट, और ये 2 और ये 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा, यहाँ से आपका रिजल्ट हो गया 2 सेक थीटा, तो जो प्रूफ करना था वो यहाँ से प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन 28, if the midpoint of the line segment joining the points A and B is P of x comma y and x plus y minus 10 equal to 0, then find the value of K। कह रहा है कि जो A और B है, A के जो पॉइंट है 3,4 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं K,6, इसका जो मिड पॉइंट है ना वो P x, y, तो अगर मिड पॉइंट अगर आपको चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आप क्या निकालते हो यहाँ से 3 प्लस के करते हो डिवाइडेड बाई 2 करते हो, कॉमा 4 प्लस 6 है ना डिवाइडेड बाई 2 करते हो, भाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आता है आपका 3 प्लस के बाई 2, कॉमा यहाँ से आ जाएगा आपका 5, बट ये इक्वल है कह रहा है p ऑफ x, y के, यानी कि x, y के इक्वल है, ठीक है, ये किसके इक्वल है x, y के, x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, दैट इज 3 प्लस के 1/2, ठीक है, ये तो हो गया यहाँ से, और y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब एक इक्वेशन भी दे रखी है अपने को x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये जो x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू है 3 प्लस के अपॉन में 2 प्लस 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस 5 आएगा तो 3 प्लस के अपॉन में 2 और वो उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 विच इज 10
तो 3 प्लस के इक्वल टू 10, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ से 7। ठीक है, के की वैल्यू आपकी आ गई 7 और हाँ के ही पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 29, द लेंथ ऑफ द आर हैंड ऑफ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। एक जो आर हैंड है उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर स्वेप्ट बाय द आर हैंड ऑफ द क्लॉक बिटवीन 5 AM टू 8 AM। मान लो ये क्लॉक है, ठीक है, यहाँ कहीं 5 होगा और ये 6 होगा और ये 7 और ये 8, ये आर हैंड है। ठीक है, यहाँ रही होगी फिर यहाँ पहुंच गई होगी, तो कह रहा है इस 5 और 8 के बीच कितना एरिया उसने कवर किया वो आपको यहाँ पर बताना है। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एक तो इसका एरिया बताना है और आपका ये मेजर सेक्टर इसका भी एरिया आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा अगर एंगल पता चल जाए कि इस आर हैंड ने कितना एंगल यहाँ पर बनाया है। ठीक है, क्योंकि अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा, तो फॉर्मूला क्या बनता है, थीटा अपॉन 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस एंगल पता चल जाए यहाँ पर। रेडियस का काम कौन करेगा, यहाँ पर एल, यही आपका रेडियस भी होगा। ठीक है, अभी है क्या कि जो आर हैंड है वो 1 घंटे में ना 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर आपको नहीं याद रहता तो आप निकाल भी सकते हैं कि जैसे आर हैंड है ना, पूरा राउंड अगर एक लगाती है तो कितने घंटे घूमेगी, 12 आवर्स घूमेगी। 12 आवर्स में बाई आर हैंड में, यहाँ पर ये बाई आर हैंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाई आर हैंड 12 आवर्स में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 आवर में कितना घूमेगी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, या तो आप याद भी रख लीजिए, उससे और अच्छा रहेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंगल मेड बाई आर हैंड in 1 hour इक्वल टू 30 डिग्री। सो 5 से 8 के बीच में, सो इन 3 आवर्स जो एंगल बनेगा दैट इज कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ये तो बहुत अच्छी वैल्यू आ गई 90 डिग्री, क्योंकि सर्कल है ना, अगर इसका 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, यानी कि ये जो 90 डिग्री आ गया ये 1/4, बाकी का जो बचा ना वो 3/4 है। क्लियर है, तो आप एक का आंसर निकाल लीजिएगा, यहाँ से जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो आपको मेजर का भी एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं, माइनर सेक्टर का जो एरिया, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो कि कहाँ पर बनेगा, 90 डिग्री एंगल पर बन रहा है। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पर आपका 10 है, तो 10 इंटू 10 कर ले, 0 से 0 और ये 9 4 जा 36, 2 2 2 11 और ये 2 5, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 550 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर की अगर बात करें तो मैंने पहले ही बताया यहाँ पर, ये है आपका 90 डिग्री यानी 1/4। आपको जो मेजर बचेगा वो 3/4 बचेगा, यानी 1/4 तो आपके पास में, उसको 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 3/4 मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, इक्वल टू, ये हो जाएगा 550 इंटू 7 3 अपॉन में 7 दैट इज 0 और ये 165 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके भी रख सकते हैं डेसिमल में। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपका दिमाग यहाँ पर ऐसे काम नहीं करता तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे पूरे सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसमें से इस वाली वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर यहाँ से सॉल्व कीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको इसका एरिया यही सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस 550 अपॉन में 7, सेम ही आंसर आएगा। आप ये भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन तो बहुत जाना माना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर क्या है, √3 एक इर्रेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। अच्छे एग्जाम में ना ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बैठा के जाते हैं कि √2 √3 √5 में से कोई एक तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या होता है कि जैसे आपको इर्रेशनल शो करना है, आप इसका कन्वर्ट्स लेकर के चलते हैं। क्या लेकर के चलेंगे, एक लेट √3 बी रेशनल नंबर। आप क्या लेकर के चलते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं √3 को p अपॉन क्यू के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एचसीएफ ऑफ p, q इक्वल टू 1। ये चीज अपने पास में होती है रेशनल को लेकर। तो यहाँ से आप q इंटू √3 कर लीजिए और इक्वल टू p, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देंगे, सो दैट इज p स्क्वायर इक्वल टू
3q²। अब p² इक्वल टू 3q² है, यानी 3 एक फैक्टर के फॉर्म में निकला p² के लिए। दिस मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ p²। अगर फैक्टर है तो डिवाइड करता होगा, 3 डिवाइड्स p²। अगर 3 p² को डिवाइड करता है, वेयर p इज अ प्राइम। अपन पहले से लेकर के चल रहे हैं, p और q कैसे हैं, वो प्राइम है ना। मतलब एचसीएफ ऑफ p और q कितना है यहाँ पर, 1 आ रहा है। तो अगर 3 डिवाइड्स p², यहाँ पर होता क्या है कि 3 डिवाइड्स, ये थ्योरम भी होती है अपने पास में है ना, 3 डिवाइड्स p ऑल्सो, ये भी अपन जानते हैं। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ से, अगर 3 p को डिवाइड करता है, 3 अगर p को डिवाइड करता है, तो अब ये जो p है ये मल्टीपल होगा 3 का, 3 टाइम्स कुछ k क्या है यहाँ पर, k इज इंटीजर, k कोई इंटीजर पर मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्वायर कर लो फिर से अगेन, p² इक्वल टू यहाँ से हो गया 9k²। p² इक्वल टू कितना हो गया, 9k²। यहाँ से इसको कुछ कंसीडर कर लो, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 अगर आप देखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक काम कर लो, यहाँ पर इसको सेकेंड मान लो और इसको थर्ड मान लो, इसको थर्ड मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड आप देखोगे तो p² और यहाँ से आप 3q² कर लो एंड दैट इज 9k²। यहाँ से हुआ क्या, ये कैंसिल आउट कर लेगा, दैट इज q² इक्वल टू 3k²। फिर से वही चीज आ गई कि q² 3k², 3 के मल्टीपल में आ गया, मतलब 3 फैक्टर हो गया q² का। तो दिस इंप्लाइज 3 इज अ फैक्टर ऑफ q²। तो यहाँ से 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा q² को, 3 डिवाइड्स, फैक्टर है तो डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स q²। अगर q² को डिवाइड करता है तो फिर होगा क्या यहाँ से, 3 डिवाइड्स q ऑल्सो। थ्योरम होती है अपने अपने पास में कि अगर p a को डिवाइड, a² को डिवाइड करता है, p कोई प्राइम है, तो p ना a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम होती है यहाँ पर है ना, तो हम लोग यहाँ पर रीजन में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 3 डिवाइड्स q ऑल्सो, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 मान लीजिए। 1 2 3, अगर आप 2 और 4 को देखेंगे, 2 और 4 को, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि 3 डिवाइड कर रहा है p को और 3 डिवाइड कर रहा है q। मतलब p और q के पास में एक कॉमन फैक्टर है 3 ना, जो इन दोनों को डिवाइड करता है। ये तो गलत साबित हो गया। फ्रॉम सेकेंड एंड 4, 3 डिवाइड्स p and q बोथ, ये तो गलत है। इट कंट्राडिक्ट्स, इट कंट्राडिक्ट्स आर एजम्पशन, आर एजम्पशन। हम क्या मान के चल रहे थे कि इनका तो एचसीएफ 1 है भाई, इज एचसीएफ ऑफ p, q इक्वल टू 1। अगर कंट्राडिक्शन है, इट मींस ये रेशनल नहीं है, इरेशनल। सो दिस इंप्लाइज √3 इज एन इरेशनल। ठीक है, बस यही करना होता है बिल्कुल, मतलब ना सेम पैटर्न होता है, √2 √3 √5 सेम पैटर्न पे चलता है, बट 3 5 2 बस ये नंबर बदलते रहते हैं। एग्जैक्ट पैटर्न यही फॉलो करना, तो बच्चा दिमाग में बिल्कुल रट के जाता है इस क्वेश्चन को। तो आप भी ना बिल्कुल इसको लगा के जाइएगा, √2 √3 √5 √7 कुछ भी पूछता है फटाफट सेम मेथड लगाइए, नंबर बस रिप्लेस कराइए यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। 31, a sum of rupees 2000 is invested at 7% per annum in per annum simple interest। ठीक है, calculate the interest at the end of first second and third year, do these interest form an AP, if so find the interest at the end of the 27th year। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कुछ अमाउंट है, ठीक है, कितना है, दैट इज 2000, रेट कितना है यहाँ पर, दैट इज 7% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा, सेकेंड में कितना लगेगा, कैलकुलेट कर लो। तो फॉर द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट अगर निकालते, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से PRT, तो P 2000 R7 अपॉन में 100 इंटू P, तो 1 करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ से 140 आ। सिंपल इंटरेस्ट है, सेम यही चलेगा हर साल। तो फर्स्ट ईयर के लिए 140, सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा 280, थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा 14 3 40, ये हो गया, ये आया। तो कह रहा है कि डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एनएपी, बिल्कुल बनाएंगे यहाँ से है ना। यस, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, ये तो अपने को पता चल गया। ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे वही है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर D 40 है। ठीक है,
इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 27th ईयर। एट द एंड ऑफ 27th ईयर यानी कि आपसे A27 पूछा गया है, विच इज A प्लस 20 n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, विच इज ए कितना है यहाँ पर 140 प्लस n की वैल्यू 27 6, तो 26 हो जाएगा, डी आपको पता है दैट इज 140, तो ये 140 और ये इंटू 27 कर लो, है ना, कॉमन कर लोगे 27 ही आएगा, मल्टीप्लाई करा लो, 14 7 जा 98, 9 14 2 जा 28 प्लस 9 37, तो ये आया और ये 0, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेक्शन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।